सोनल मैडम, मेरे को एक चीज ये बताओ कि सामाजिक यात्रा वाले नृत्य कौन कौन से हैं? हाँ, सोनल मैडम बोल। हाँ। हम्म। हम्म। बस और कोई से नहीं अभी तक। हम्म। नहीं नहीं नहीं, अभी इतने में यही है। अच्छा। और कौन कौन सा नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? हम्म। अच्छा। प्रियंका मैडम, रेला नृत्य क्या होता है? हम्म। 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 और ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं जो है वो नीचे से घूम घूम कर नृत्य करती हैं? हाँ। 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 रेला नृत्य में तो ये बताओ नीचे कब आएंगे, जब कुछ पिरामिड बना होगा। अरे पिरामिड भी बोल दिया, सैनिक नृत्य, ध्रुवन। अच्छा। हम्म। और कौन सी जनजाति करती है? देखिए, कल मैं यही बोला था, ध्रुवा ही करती है। हाँ। चलो आगे पढ़ते हैं, इसांग नृत्य। अभी चालू कर रहे हैं। इसांग नृत्य जो है, इसमें क्या होता है कि एक चावल का दाना रहता है, उसको वृक्ष की डाली में टांगते हैं, और वृक्ष की पूजा करने के बाद उस चावल के दाने को निकालते हैं, उसी चावल के दाने को ऐसा बोला जाता है, और उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है इसांग नृत्य। तो वही लिखा है, यह एक धार्मिक महोत्सव है, इस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसका आयोजन देवस्थल, देवस्थल का मतलब मंदिर में किया जाता है। नया धान आने पर धान की कुछ बालियों को राउड़ वृक्ष पर टांग दिया जाता है, और आदिवासी मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष पर देवता अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, यानी ये देवताओं को नया धान आने पर चढ़ा रहे हैं उसको। जब वृक्ष में टांगे गए धान की बालियों को वहां से उतारा जाता है, तो उसी धान की बालियों को ही ऐसा कहा जाता है, और इस कारण इस अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को ईसांग नृत्य कहते हैं। यानी ईसांग नृत्य कब हो रहा है? जब नया धान आ रहा है, तो नया धान की कुछ बालियों को या कुछ दानों को कहां पे करते हैं? ऐसा ईसांग, जो आपके यहाँ पर जो वृक्ष है, राउड़ वृक्ष, उसमें टांगते हैं, यानी अपने देवताओं को समर्पित करते हैं, और फिर उस देवता की जो है या वृक्ष की पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है उस वृक्ष में उनके देवी देवता, उनके परिवार जो है वो वास कर रहे हैं। उसके बाद जब वो दाना वहां से निकाला जाता है, तो उसी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे ईसांग नृत्य, क्योंकि उन्हीं दानों को ऐसा बोले हैं। इस नृत्य का कोई विशेष समय तय नहीं होता, यह नृत्य बस्तर की लगभग सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। अगला है झालियाना नृत्य, इसको जालियाना नृत्य भी कहा जाता है। तो ये जो नृत्य, ये माड़िया जनजाति को छोड़कर बाकी बस्तर में रहने वाली जितनी भी जनजाति सब करते हैं। माड़िया जनजाति को छोड़कर, माड़िया नहीं करते, इसके अलावा बस्तर में रहने वाली जितनी भी जनजातियां सब जालियाना नृत्य करते हैं। इस नृत्य का आयोजन पर्व या विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर वैसे ही मनोरंजन के लिए ही डांस होता है। आगे, इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेती हैं, और इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र मोहरी है। मोहरी क्या होता है? एक प्रकार की बांसुरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पेपर में क्वेश्चन आया, बस्तर में बांसुरी को क्या बोलते हैं, और भी नाम है। हाँ, आप मोहरी बोले थे ना, वही बोलते हैं। अगला है चैत परब नृत्य। अब देखो, चैत लिखा है, यानी ये चैत्र माह से संबंधित है। चैत का नाम से ही स्पष्ट है कि चैत्र महीने में किया जाने वाला नृत्य होगा। तो यह नृत्य भत्रा व धुरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से चैत्र माह में किया जाता है, जब फसल कटकर खलिहानों में आ जाती है, यानी फसल को काट लिया जाता है, तब यहाँ पर इस नृत्य को किया जाता है। इस अवसर में गांव में अनुष्ठानी का आयोजन होता है। अनुष्ठान यानी यज्ञ वज्ञ का आयोजन किया जाता है, जो कि 1 माह तक चलता है। और इस अवसर पर भत्रा व धुरवा जनजाति के लोग अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है? फसल से संबंधित है, इसी के लिए अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं, जिसे यह देवी मंगला के नाम से पुकारते हैं, और उनसे कामना करते हैं कि सफल धन धान्य तथा प्राकृतिक आपदाओं से उनकी हमेशा क्या करते रहे? रक्षा करते रहे, यानी वो जब भी फसल उगाए तो उनके जो है, रक्षा होते रहे। आज किसका गिरा? आप ही का गिरा है। हम्म।
ये है आपका चैत पर्व नृत्य, इस तरीके से किया जाता है। अब देख लो पुरुषों का ग्रुप अलग है, लेकिन यहाँ महिला भी एक होंगे ना, लेकिन पुरुष महिला दोनों कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो पुरुष महिला दोनों कर रहे हैं। अब है डोमकच नृत्य। दमनच नृत्य कौन करता है? कोरवा ही करते हैं। डोमकच नृत्य, यह नृत्य लगभग सभी आदिवासियों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। जो जो हाईलाइट हो रहा है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विवाह के अवसर पर किया जाता है, अगहन से आषाढ़ महीने के मध्य की अवधि में किया जाता है। इस नृत्य पर युवक युवतियां दोनों करते हैं। वाद्य यंत्र मांदर मंजीरा टीम की नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। बस याद रखना, क्या याद रखना है, डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। जनजाति नहीं है तो कोई जनजाति आपसे पूछेगा नहीं। एक दमनच नृत्य भी होता है जो कि कोरवा जनजाति करती है, जिसको सबसे खतरनाक नृत्य भी माना जाता है। अब यहाँ पर अगला नृत्य जो कि आप लोग अपने क्षेत्र में भी देखते हो, सुवा नृत्य। कौन कौन देखा है सुवा नृत्य? सभी देखे हो? नहीं देखे हो? विदेश से आगमन हुआ है आपका, मतलब विदेशी आगमन किए हो ना। कहाँ रहते थे आप? नहीं, लास्ट कहाँ से आए हो वो बताओ बस। लास्ट कहाँ से आए हो? राजस्थान। तब तो नहीं देखे होगे। सुवा नृत्य जो है देखना, दिवाली के अवसर में, अधिकतर दिवाली के आसपास ये नृत्य होना स्टार्ट होता है। महिलाएं घर में आती हैं, साथ में एक टोकरी लाती है, उसमें गेहूं या धान वान भरे रहते हैं। सुवा नृत्य क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि सुवा छत्तीसगढ़ में किसको बोलते हैं? तोते को बोलते हैं, मिट्ठू को। तो उसको वहां पे दो मिट्ठू रखते हैं, वो मतलब उनकी खिलौना वाला मिट्ठू ना, हाँ मिट्टी का भी होता है, तो उसको वहां पे रखते हैं और चारों तरफ घूम घूम के गीत गाते। कौन सा गीत? तरी ररी नाना, क्या क्या तरी नाना कुछ होता है, वही गीत गाते हैं। ठीक, इस नृत्य में, इस नृत्य को सुवना भी कहा जाता है। याद रखना, सुवना नृत्य भी देख सकता है। इस नृत्य में, यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस नृत्य का प्रारंभ दीपावली से होता है और अगन महीने तक चलता रहता है। प्रारंभ तो दिवाली के असर आसपास ही होता है। गोल घेरे में होने वाली इस नृत्य में एक महिला जो सुग्गी कहलाती है, धान से भरी टोकरी में मिट्टी का सुआ यानी तोता रखती है, जो कि शिव और पार्वती के प्रतीक होते हैं। इस नृत्य को करने वाले दल को रुपया पैसा चावल आदि देकर विदा किया जाता है। देखो यही है, यहीं पर ये गोल गोल घूम के नृत्य कर रहे हैं, तो याद रख लेना। कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई करना चाह रहा है प्रदर्शन? आप तो कर सकते हो मैडम। चलो अगला है, ये इंपॉर्टेंट नृत्य है मांदरी नृत्य। देखो इस नृत्य का पेपर में क्वेश्चन आया था कि मांदरी नृत्य का नाम आखिर मांदरी नृत्य पड़ा क्यों? तो इस समय जो रहते हैं ना युवक, वो मांदर नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिसके कारण इस नृत्य का नाम मांदरी नृत्य पड़ा है। तो याद रखना, यह नृत्य मुड़िया जनजाति का मनोरंजन प्रधान नृत्य है। मुख्य रूप से यह नृत्य घोटुल में किया जाता है, हॉस्टल के सामने। बॉयज हॉस्टल। घोटुल में किया जाने वाला नृत्य, घोटुल युवा गृह को बोलते हैं। युवा गृह मतलब यहाँ पर जो घोटुल पहले क्या होता था ना, उसमें वहां पर मुड़िया जनजाति के लोग, मतलब यहाँ पर एक हेड रहते हैं, ठीक है, जिसको पुरुष के हेड को बोलते हैं सिरदार, लड़की की जो हेड होंगी उनको बोलेंगे बेलोसा। वो क्या करते हैं, जो वहां पर जितने भी स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जितने भी मुड़िया जनजाति के लड़का लड़की आते जो विवाहित होते नहीं, अविवाहित होने चाहिए, अगर जैसे ही उनका विवाह हुआ वैसे ही वो उनकी घोटुल की सदस्यता खत्म हो गई। समझ आ गया? अब जो अविवाहित युवक युवतियां आते हैं, उनको समाज के बारे में भी पहले बताया जाता था। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर उनका वैवाहिक संबंध भी तय होता है, वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगर उसमें ये चीज भी रहती है कि जो अगर लड़का को जो लड़की पसंद है, वो उस लड़की के बाल में जाकर तेल लगाता है, ठीक है, सब बैठते हैं वो तेल लगाएगा। अगर वही लड़की को लड़का पसंद आ गया तो लड़की को फिर वो लड़की क्या करेगी, अपने ऐसे करके पीछे जूड़ा करेगी, उसमें वो पिन लगाता है। तो इससे समझ आ जाता है कि ये हो गया, इनका मामला सेट हो गया है। तो फिर उसके बाद उनका वैवाहिक संबंध तय हो सकता है। तो रात भर वो वहां पर यहीं पे नृत्य वित्य भी करते हैं, तो वही मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन वहां पर उनको अपने समाज के बारे में भी, जनजाति के बारे में भी, सभी कल्चर के बारे में सिखाया भी जाता है। ठीक है, तो बाकी हम डिटेल जब युवा गृह वाला सेक्शन आएगा वहां पे पढ़ेंगे, जैसे धुमकुरिया भी होता है युवा गृह, इनका घोटुल होता है, तो वैसा होता है। ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल नहीं है ना मैडम। ठीक, तो याद रखना यह नृत्य घोटुल में किया जाता है, यानी मांदरी नृत्य कब हो रहा है, जब उन लोग रात को जा रहे हैं वहां पर, तो अपने मनोरंजन के लिए वो नृत्य कर रहे हैं। ठीक, परंतु वर्तमान में सामाजिक यात्रा, विवाह उत्सव, मड़ई के अवसर पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इस नृत्य के दौरान स्त्रियां गीत गाती है और उस गीत को मरम पाटा कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मांदरी नृत्य के दौरान जो स्त्रियां गीत गाती हैं उस गीत को क्या कहते हैं, तो उस गीत को मरम पाटा कहते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इस नृत्य के दौरान नर्तक अपने गले में मांदरी नामक वाद्य यंत्र को टांग कर नाचते हैं, जो कि मैंने बताया इसी या मांदर आप बोल सकते हो, जो मैंने आपको कल दिखाया था ढोलक टाइप का था, वही उसको पकड़ के नाचते हैं, इस कारण इस नृत्य का नाम मांदरी नृत्य पड़ा है। ऐसा मांदरी नृत्य जो महिलाओं के द्वारा, अगर उस नृत्य को पुरुष कर रहा है तो उस नृत्य को बोलेंगे मांदरी नृत्य, लेकिन अगर वही महिलाएं कर रही उस नृत्य का तो उसको बोलते हैं चिटकुल नृत्य। जैसे हमने एक और पढ़ा था, कौन सा था, तारा नृत्य और छेड़ता नृत्य। अगर पुरुष कर रहा है उसी को तो छेड़ता नृत्य बोलते थे, महिलाएं करती थी तो तारा नृत्य बोलते थे। वैसे ही जब पुरुष कर रहे हैं तो इस नृत्य को बोलेंगे मांदरी नृत्य, जब महिलाएं कर रही है तो चिटकुल नृत्य बोलेंगे, क्योंकि महिलाएं जो है चिटकुल नामक वाद्य यंत्र को हाथ में पकड़ती है, लकड़ी टाइप का होता है, उसको पकड़ के वो नृत्य करती है। तो याद रखना कि मांदरी नृत्य जो अगर पूछा जाए मांदरी नृत्य कौन करता है तो आपका आंसर होगा पुरुष करते हैं। चिटकुल नृत्य पूछा जाए तो महिलाएं करते हैं। बाकी दोनों का नृत्य टाइप एक ही है, केवल उनके लिंग के आधार पर इसके नाम का वर्गीकरण किया गया है। और इसको साथ साथ पढ़ना, नहीं तो लास्ट में सब आपको एक ही टाइप के लगेंगे, कोई भी उनमें अंतर नजर नहीं आएगा ना, तो साथ साथ इसको पढ़ते हुए चलना। अब आता है गौड़ नृत्य के बारे में, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि गौड़ नृत्य कौन करता है, तो बस्तर की दंडामी माड़िया जनजाति करती है। देखो एक्चुअल में क्या होता था कि गौड़ नृत्य पहले क्या करते थे, जो दंडामी माड़िया जनजाति के लोग थे वो बहुत मात्रा में गौर का शिकार करने लगे थे, ठीक है, बहुत मात्रा में। 42 है, हाँ। पहले यहाँ पर क्या करते थे, जो दंडामी माड़िया जनजाति के लोग थे गौर का बहुत मात्रा में शिकार करने लग गए, तो इनसे जो है वो गौर जो है काफी ज्यादा डरने लग गए थे और इनसे अलग थलग होने लग गए थे, ठीक। तो इसके कारण जो दंडामी माड़िया जनजाति के लोग हैं, गौर को अब ये मान लिए कि अब हम उनका शिकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी संख्या भी लगातार कम हो रही है और हम उनका सम्मान करेंगे। तो उनको अपनापन दिखाने के लिए वो क्या करने लगे, गौर के जैसे सिंग होते हैं वैसे ही सिंग को वो खुद पहनने लग गए, ठीक है, ताकि उनको अपनापन दिखा सके। तो उसके बाद जो है गौर उनके पास आने लगी और फिर से उनका उसी के सम्मान के लिए इन लोग गौर नृत्य करते हैं, वही सिंग लगाकर, ठीक है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदर नृत्य किसे कहा है, तो इसी नृत्य को कहा है, ठीक। तो यहाँ पर इस नृत्य में गौर के सिंग मोर की बनी कलगी के साथ सिर पर पहनकर नृत्य करते हैं। महिलाएं नृत्य के दौरान दाहिने हाथ में त्रिटुडी पकड़े हुए होती है, उसको भी दिखाएंगे अभी, जबकि पुरुष इस समय ढोल बजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार बड़े पैमाने पर आदिवासियों ने गौर का शिकार किया, बदला लेने गौर समूह ने भी आदिवासियों पर आक्रमण कर सैकड़ों लोगों को मार डाला। माड़ियाओं ने गौर से दोस्ती करने का निश्चय किया, क्योंकि अब गौर उन पर आक्रमण कर रहे थे और दूर जा रहे थे, तो उनसे दोस्ती करने का निश्चय किया और गौर शिकार बंद कर दिया गया। और गौर सिंह धारण करके उन्होंने गौर समूह को विश्वास दिलाया कि उसके सगे हैं, यानी अब उनका वेल विशर है, ठीक है। गौर समूह ने भी इसे स्वीकार किया और एक अन्य धारणा के अनुसार फिर उसकी एक और धारणा है कि भगवान शंकर के अनुचरों को सिंह धारण कर सामूहिक नृत्य करते देखा गया। यानी अनुचर किसको बोलते हैं, अनुचर किसको बोलते हैं, हाँ, फॉलो करने वाले, अनुयायी, वही अनुयायी, ठीक है। तो उन लोग क्या करने लगे, उन लोग ये देखे कि भगवान शिव को जितने लोग मानते हैं वो गौर का सिंह धारण करके नाचते हैं। उन लोगों ने गौर का कहां से जोड़ा, नंदी से जोड़ा, ठीक है। तो वो सिंह धारण करके नाचते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भी शंकर जी ने, मतलब ये शंकर जी की उपासना करने लगे दंडामी माड़िया के लोग, तो शंकर जी ने फिर इनको वरदान स्वरूप अपने सिर पर धारण किया हुआ सिंह दे दिया था। यानी जो नंदी का सिंह था वो ऐसा मानते थे शंकर भगवान भी वो लगा रहे हैं और उनके अनुयायी भी वही लगाकर नृत्य करते हैं, जिससे शंकर जी प्रसन्न होते होंगे। तो शंकर जी से इन लोग ने शंकर जी की उपासना की, शंकर जी प्रसन्न होकर अपने सिर पर धारण किया सिंह इनको दे दिए, ऐसा भी एक कथा है। लेकिन जो मेन ऊपर वाला जो है वो उस क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा लगता है कि सही हुआ होगा। आगे देखते हैं, माड़ियाओं की एक शाखा, यानी जो माड़िया की एक शाखा है, जैसे हम दंडामी माड़िया पढ़ रहे हैं, उनको ही बाइसन हॉर्न माड़िया के नाम से भी चर्चित किया गया, क्योंकि जो गौर है उनको इंग्लिश में क्या होता है, बाइसन हॉर्न बोलते हैं, इसी कारण इनको बाइसन हॉर्न माड़िया भी कहते हैं। गौर नामक जंगली जानवर का अंग्रेजी नाम बाइसन है। इस जानवर के सिंग को अपने हेड में यानी सर में सजाकर वहां पर क्या करते हैं, इनके द्वारा नृत्य किया जाता है, इस कारण इस नृत्य को बाइसन हॉर्न माड़िया भी कहते हैं। और वेरियर एल्विन ने इसको क्या कहा, संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आजकल क्या होता है कि जैसे इनके जो गौर सिंह होते हैं ना, जो ये मुकुट पहनते भी, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये पहने हुए हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आजकल इनकी संपत्ति मानी जाती है, तो ये अपने जो उत्तराधिकारी होते हैं ना उनको ये सिंह सौंप कर जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हमारी संपत्ति जो है पिताजी के बच्चों को जाएगी, वैसे आजकल इन लोग क्या करते हैं, ये इसको भी संपत्ति मानते हैं और अपने उत्तराधिकारियों को ये देकर सौंप कर जाते हैं। अब देखो ये हाथ में जो ये पकड़ी हुई है ना, ये त्रिटुड़ी है, जो हम पढ़ रहे थे ना,
तो यही है, ये लड़की जो पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर लिखा भी है, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी में ये इसको शिराभूषण करके सौंपा जाता है, पुत्र के ना होने पर भतीजे को ये अधिकार दे दिया जाता है। इस नृत्य का आयोजन मुख्य रूप से आजकल विवाह के अवसर पर भी किया जा रहा है। तो इसको याद रखना, ये गौड़ नृत्य, ये आपका इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको 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 जो लटक रहा है, कौड़िया। हाँ 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 हाँ, वो विवाह वाला ही पूछता है आजकल, मतलब क्योंकि हर नृत्य में लगभग कॉमन चीजें, क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें, कौन महिलाएं करता है, कौन केवल पुरुष करते हैं, कौन साथ में करते हैं, कौन विवाह के अवसर पर करते हैं, कौन एक गांव से दूसरे गांव जाकर करते हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहा है। अब आता है पंथी नृत्य। अब पंथी नृत्य से सीधा साधा एक क्वेश्चन ही आता है कि पंथी नृत्य कौन करते हैं, तो सतनामी समाज के लोग पंथी नृत्य करते हैं। मैडम अब तो आप दिखाई दो। याद रखना, पंथी नृत्य से एक ही क्वेश्चन आता है पंथी नृत्य, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो सतनामी समाज के लोग, सतनामी समाज के गुरु घासीदास, तो उनसे संबंधित ये नृत्य है। ठीक है, यानी ये इस नृत्य के करते समय जो गीत वीत गाए जाते हैं वो गुरु घासीदास जी के उपदेश ही हैं, जिसको इस गीत के माध्यम में बताया जाता है। और इस गीत को जब गाया जाता है तो वो काफी मतलब वीर रस से प्रधान गीत भी होते हैं ना, तो वो उत्साह में आ जाते हैं, और उत्साह में आकर फिर वो पिरामिड पिरामिड बनाकर नृत्य करते हैं। हाँ, पहले धीमी गति से स्टार्ट होता है, फिर वही जब वो जोश में आते होंगे तब स्टार्ट होता होगा। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखा है, पंथी नृत्य सतनाम पंथ का एक आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य होने के साथ साथ एक स्वरूप में मनोरंजन एवं अंत स्वरूप में अनुष्ठान भी यानी पूजा भी है, सामूहिक आराधना है या आध्यात्मिक साधना। भी इतना कठिन पढ़ने से अच्छा जो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि पंथी नृत्य किससे संबंधित है, सतनाम पंथ से संबंधित है, किसको समर्पित है, गुरु घासीदास जी को समर्पित है। अब भी गुरु घासीदास जयंती गई है, उसमें भी किया गया है ये नृत्य। अब कहाँ पे होता होगा ये नृत्य, जैत खाम के आसपास होता होगा। ठीक है, जैत खाम के या तो आजू बाजू करते हैं या उनके गोल चक्कर लगाकर भी नृत्य को किया जाता है। तो अगर यहाँ पर आप देखे होंगे कौन कौन देखा है पंथी नृत्य, ये तो आसपास दिख ही जाता है। केवल भाई ऐसा कौन सी चीज है जो अपन नहीं देखेंगे बताओ। हाँ हाँ, तो ये देखो ये इस तरीके का इन लोग नाचते हैं पंथी वंथी, ऐसे ही उन लोग व्हाइट कलर के पहन, लड़कियां भी व्हाइट कलर की साड़ियां पहनती हैं, उस समय नृत्य करते हैं। अब आता है डंडा नृत्य। डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य जिसे सैला नृत्य भी कहते हैं। यह पुरुषों का सर्वाधिक कलात्मक और समूह वाला नृत्य है, यानी इससे आपको क्या समझ आया, डंडा नृत्य कौन करता है, केवल पुरुष करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है, डंडों की मार से ताल उत्पन्न होती है, यही कारण है कि इस नृत्य को मैदानी भाग में डंडा नृत्य कहते हैं, जबकि पर्वतीय भाग में इसको सैला नृत्य भी कहा जाता है। अगर सैल का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है, तो जब इस नृत्य को पर्वतों में किया जाता है तो इसको सैला नृत्य बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र में किया जाता है तो इसी नृत्य को डंडा नृत्य कहते हैं। तो सैला सैल का ही बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय प्रदेश। डंडा नृत्य करने वाले समूह में 46 से लेकर 50 या फिर 60 तक, हमेशा जो डंडा नृत्य करते समय जो संख्या होगी वो सम संख्या में होंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर। क्यों इवन नंबर, आप भी डांडिया करते हैं, तो डांडिया करते हो तो आप क्या करते हैं, दो पेयर होता है, होना चाहिए कि नहीं, नहीं तो आप अपने ही डंडे खुद थोड़ी टकराते रहोगे, ऐसे ऐसे करके थोड़ी करोगे, सामने ही मारोगे, तो इसी के लिए सम संख्या में होगा तभी तो पेयर बनेगा। इसी के लिए हमेशा क्या होता है, इसमें जो पेयर बनेगा यानी जितनी भी संख्या होगी वो सम संख्या में नर्तक होंगे। ये नर्तक घुटने से ऊपर तक धोती कुर्ता और जैकेट पहन के नृत्य करते हैं। इसके साथ ही ये लोग गोंदा की माला यानी गेंदा फूल की माला से लिपटी हुई पगड़ी भी सिर पर बांधकर धारण करते हैं। इसमें मोर के पंख की कौड़ियां का झूला झूल, मतलब वही जो ऊपर है वही लगाया जाता है। इनमें कई नर्तकों के द्वारा रुपया सुताई, बहुटा चूरा और पांव में घुंघरू आदि, ये सब उनका जो है मतलब आभूषण है, ये पहना जाता है। नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा। नृत्य के आरंभ में ठाकुर देव की वंदना, फिर मां सरस्वती, गणेश और रामकृष्ण के ऊपर गीत गाए जाते हैं। डंडा नृत्य कार्तिक माह से फाल्गुन माह तक होता है। तो आपसे पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, एक देखना, दो नृत्य दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। डंडा नृत्य पूछेगा तो कार्तिक महीने में है, डंडारी नृत्य पूछेगा तो फाल्गुन महीने में होता है, होली के अवसर पर। ये चालू कहां से हो रहा है, कार्तिक से फाल्गुन तक चल रहा है। लेकिन अगर डंडा नृत्य पूछेगा तो डंडा नृत्य जो है वो दीपावली के अवसर पर होता है, जबकि डंडारी नृत्य पूछेगा तो वो होली के अवसर पर होता है। इस चीज को याद रखना। आगे, पौष पूर्णिमा यानी छिरछेरा के दिन मैदानी भाग में इसका समापन हो जाता है, यानी मैदानी क्षेत्र में छिरछेरा के दिन ये खत्म हो जाता है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित मुकुरधर पांडे ने इस नृत्य को छत्तीसगढ़ का रास कहकर पुकारा है, रासलीला। और आजकल ना ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं
कि फलाने नृत्य को किसने क्या कहा है, तो इनको छत्तीसगढ़ का रास का। देखो ये आपका डंडा नृत्य कर रहे हैं, अब ये तो ऐसे पगड़ी नहीं बांधे, व्हाइट कपड़े की बांध लिए। अगला है मेंढकी नृत्य, नाम से स्पष्ट है। अब ये नृत्य शुभम भाई तू करके दिखाएगा, दिखाएगा ना भाई? अरे तू करतब तो वो पहलवानी तो करने जा रहा है ना भाई, कसरत करता है कि नहीं? अच्छा ये तो बता, मेंढक कूदता कैसे? मेंढक कूदता कैसे? अरे इशारा ही कर दे, कोई नहीं देख रहा। हाँ वैसे ही। अब देखो यहाँ पर मेंढकी नृत्य क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर आप नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल आप इसमें क्या करते हैं, मेंढक जैसे कूदता है ना, वैसे वो कूद के एक जगह से दूसरे जगह कूद कूद कर नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर इस कारण इसका नाम पड़ा है मेंढकी नृत्य। कौन करता है? बस्तर की दुर्वा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब उस तरीके से आप 2 बार कूदो, आपकी सांस फूल जाएगी, कूद के देख लो। हम तो एक बार भी नहीं कूदे, वैसी स्थिति है, लेकिन आप लोग की स्थिति में 2 बार कूद के देखो। हाँ। हम्म। हम्म। तो आप करके दिखाओ फिर। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वो ये कठिन मुद्रा में होता है और एक जगह से दूसरी जगह वो जैसे मेंढक कूदता है वैसे ही यहाँ पर कुदाया जाता है और वो नृत्य करते हैं, इस कारण इस नृत्य का नाम मेंढकी नृत्य पड़ा है। तो यह नृत्य कठिन मुद्रा में जिसमें नर्तक जमीन पर मेंढक की प्रकृति के अनुसार बैठता है। आगे देखते हैं। यह अत्यंत कठिन नृत्य होने के कारण इसे लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। इस नृत्य में ढोल नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और नर्तक मेंढक की तरह कूदने लगते हैं। यह एक खेल नृत्य है जो कि मनोरंजन हेतु किया जाता है और खेल नृत्य को गोंडी बोली में करसना इंदना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड आपके लिए। ऐसा नहीं कि मेंढक नृत्य को बोल रहे हैं, ये नहीं, मेंढकी नृत्य को नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल कोई भी खेल नृत्य जो होते हैं गोंडी बोली में उसको करसना इंदाना कहते हैं। कोई भी खेल नृत्य हो जाए उसको करसना इंदाना, खेल नृत्य यानी मनोरंजन के लिए वो कर रहे हैं। अभी कोई भी एग्जाम नीतू जी पीएससी के प्री के पहले नहीं होगा, सब एग्जाम आपका फरवरी या मार्च में होंगे। कल सबको क्लास आने से पहले एक एक नृत्य जो आपको अच्छा लग रहा है वो सीख के आना है। चलो अगला देखते हैं फाग नृत्य। अब नाम में स्पष्ट है, फाग लिखा है यानी ये फाल्गुन महीने में हो रहा है और फाल्गुन महीने का पर्व कौन सा है? होली है। तो यहाँ पर फाग नृत्य यानी ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन करेगा? गोंड और बैगा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। इसमें गांव के युवक युवतियां उल्लास के साथ हिस्सा लेते हैं, यानी खुशी खुशी हिस्सा लेंगे। इस नृत्य में समूह में 1-2 व्यक्ति लकड़ी के मुखौटे और हाथ में लकड़ी की चिड़िया आदि का नाच नचाकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, मुखौटे लगाते हैं लकड़ी के बने हुए और हाथ में लकड़ी की चिड़िया लेकर वो नृत्य करते हैं। एक और नृत्य था जिसमें चिड़िया को डंडे में बांध, कौन सा था? कौन था? क्या होता था चेहरे नृत्य? कौन बताएगा? आप बताओगे? बताओ। हम्म। 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 ठीक। क्या नाम था चेहरे नृत्य का और मैडम? कुछ तो था ही। तो है ही नहीं ना, तो कैसे? पंडा पाटा। मंडा पाटा, मैं वही बोला, पंडा पाटा कौन सा है, मैं वो सोच रहा था। हाँ मंडा पाटा, जो चेहरे के लिए। हाँ। चूहा खादी किसका नाम था? अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला। परजा। और कोकटी? उल्की। याद आया था क्या मैडम? अच्छा तब याद है, चलो ईमानदारी। इसका भी प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर और टिमकी है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट नृत्य है बिल्मा नृत्य, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में बिल्मा नृत्य से क्वेश्चन आता है। बिल्मा नृत्य जो है ये शीतकाल में किया जाने वाला नृत्य यानी ठंडी के समय, ठीक है। और बैगा जनजाति मेन रूप से, गोंड तो पेपर में नहीं देता लेकिन बैगा जनजाति इसका देता है, तो ब से ब को जोड़ लेना। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा दशहरे के अवसर पर यानी दशहरे के बाद स्टार्ट होता है। दशहरे से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद भी ये चलता रहता है। तो इस समय आपको पता है दशहरे के बाद दीपावली के समय से आपकी ठंड चालू हो जाती है, तो इसको याद रखना, शीतकाल में किया जाने वाला नृत्य है, ये चीज याद रखना। एक गांव के युवक और युवती अलग अलग समूह में दूसरे गांव में नृत्य करने के लिए जाते हैं, ठीक है। इस बिल्वा में कुंवारी लड़कियां विशेष सज धज के वाह हिस्सा लेती है और नृत्य करते करते अपने मनपसंद युवक को
चुन लेती है। तो दूसरे गांव जा रहे हैं, वहां नृत्य का प्रदर्शन होगा, उसको वहां पर जो पसंद आएगा फिर उसके साथ इसका वैवाहिक संबंध तय हो जाता है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र भी मांदर है। अब यहाँ पर दो चीज बिल्मा नृत्य के बारे में हमेशा पूछी जाती है। पहला कि बिल्मा नृत्य में भी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, ये चीज है, यानी सामाजिक यात्रा कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्मा नृत्य के दौरान वैवाहिक संबंध भी तय होता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर में पूछी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि बिल्मा नृत्य कब किया जाता है, तो ठंड के दिनों में, यानी शीत ऋतु के अवसर पर, यानी शीत ऋतु के समय। तो दशहरे से स्टार्ट हो जाता है, दीपावली पौली तक भी ये चलता रहता है, मतलब पूरे शीतकाल में चलता है। अगला है थापटी नृत्य। थापटी नृत्य क्या है? थापटी कोरकू जनजाति, केवल नाम पूछते हैं इसका, थापटी नृत्य कौन करता है ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थापटी नृत्य कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। पुरुष हाथ में पंचा और महिला नर्तक दोनों हाथ में चुटकोरा, ये दोनों वाद्य यंत्र है, बजाते हुए इसका नृत्य करते हैं। थापटी नृत्य वैशाख के महीने में अधिकतर किया जाता है और थापटी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र ढोलक और बांसुरी है। वाद्य यंत्र हर का याद रखना संभव नहीं है, या तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, अगर देख लो, या तो आप YouTube में सर्च करना नृत्य का नाम, तो आप देख लोगे उसमें, तो आपको वो चीज याद रह जाएगी। ऐसा पढ़ोगे तो यहाँ पर याद नहीं होगा कि कौन से नृत्य में कौन सा। जैसे हमने ऊपर फोटो देखा गौर नृत्य में, वो वैसे मुकुट पहने, तो उससे अपने को याद हो जाता है, रिकॉल आ जाता है, इसको याद रखना। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति, आज तक यही क्वेश्चन आया, उसके नीचे का आज तक नहीं पूछा है। अब आता है दोरला नृत्य। तो नाम से स्पष्ट है, दोरला एक जनजाति है, तो दोरला जनजाति के द्वारा बस्तर में किया जाने वाले नृत्य को दोरला नृत्य इसका नाम पड़ा है। दोरला जनजाति अपने विभिन्न पर्व, त्योहार, विवाह आदि पारंपरिक नृत्यों का आयोजन करती है। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे दोरला नृत्य। विवाह और पर्व पर पेंडुल नृत्य करने की परिपाटी दोरला जनजाति में है, यानी दोरला नृत्य को ही एक दूसरा नाम है पेंडुल नृत्य। नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों ही सहभागी होते हैं, यानी ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष पंचे, कुसमा, रुमाल और स्त्रियां रह के बट्टा, ये सब जो है वाद्य यंत्र है और उसको पहनते भी हैं। दोरला नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र विशेष प्रकार का ढोल भी होता है। तो ये मेन रूप से जो है यहाँ पर कुसमा, रुमाल तो आप समझ ही रहे हो, रुमाल। अब ये सब है, ये आपके उनके अलग अलग पता है, जैसे हमारे यहाँ रुमाल बोलते हैं तो उनके यहाँ कुछ अलग बात बोलते हैं। तो गोंडी, हल्बी, भत्री में सबके अलग अलग नाम है। तो आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझो, आपको ये चीज पढ़ना नहीं है, ये केवल आपके लिखा है, तो कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं आया आज तक इससे। तो आप कहाँ पे अपने आप को सेफ रखोगे? केवल इतने में सेफ रखोगे कि उस नृत्य का कोई दूसरा नाम है, पुरुष कर रहे हैं, महिला कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सब चीज एक्स्ट्रा जो आज तक पूछी नहीं गई है और पूछी जाएगी, तो आप एक क्वेश्चन के भागने के पीछे आप पूरा ऐसे ये पढ़ के रखोगे, अपने याद भी नहीं रहेगा, अंत में कंफ्यूज होकर गलत मारोगे। उससे अच्छा ये है कि जो मेन चीज है केवल वही पढ़ो। अगला है कोल दहका, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नाम से स्पष्ट है, कोल दहका यानी ये कोल जनजाति के लोग कर रहे होंगे, तभी इसको यहाँ पर कोल दहका नाम पड़ा है। तो कोल दहका कोल जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। अब पेपर में अगर कोल दहका होगा तो कोल्हाई नाच भी पेपर में दे सकता है। हाँ, कोल्हाई नाच से याद है शुभम भाई, दशहरा नाच किसको बोलते हैं, या दशेला नाच? क्या होता है उसमें? सोमी मैडम, क्या होता है दशेला ना? हम्म हम्म बताओ ना आगे। हम्म 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 ठीक है। अब मेरे को ये नहीं समझ आया, वो ऐसे ऐसे बीज डालते डालते नाच के बीज डालेंगे क्या? हाँ? ये समझ नहीं आया। हाँ? और नाच में दशेला नाच लिखा है तो बीज क्यों डालेंगे उन लोग? हाँ? ये समझ नहीं आया। चलो, सरगुजा जिले में कोल जनजाति की बहुलता में इसमें पुरुष वादक और गायक दोनों की भूमिका निभाते हैं, यानी सरगुजा जिले में कोल जनजाति इस नृत्य को करती है। इसमें पुरुष जो है वादक और गायक, वादक यानी वाद्य यंत्र भी खुद बजा रहे हैं, गा भी खुद रहे हैं, दोनों भूमिका निभाते हैं।
महिलाएं सादी वेशभूषा में नाचती हैं और साथ साथ गीत भी गाती हैं। अब यहाँ पर इसमें मेन रूप से क्या होता है, सवाल जवाब शैली पर गीत गाया जाता है, यानी पुरुष जो है गीत गाएंगे, वो सवाल कुछ पूछेंगे गीत के माध्यम से, महिलाएं जो है गीत के माध्यम से उनको जवाब देगी। तो सवाल जवाब शैली पर क्या होता है, इसमें गीत गाए जाते हैं। महिलाओं के चेहरे पर घूंघट होता है जबकि गीतों में सवाल जवाब होते हैं। नृत्य करते करते गाय सवाली गीत का जवाब पुरुष गायकों को देना होता है। कोल धका के केंद्र में महिलाओं का नृत्य और पुरुष का ढोलक वादन होता है, यानी यहाँ पर पुरुष केवल वाद्य यंत्र बजा रहे हैं जबकि महिलाएं जो है वो नृत्य कर रही हैं। 3 से लगभग 5-6 तक, यानी सुबेरे 3 से 5-6 तक ढोलक तीव्रता से बजाई जाती है। ये सब आपके काम करनी है। पुरुष उच्च स्वर में गाते हैं, बीच बीच में जोर की हुंकार नृत्य को गति देते, कोई काम करनी है। बस इंपॉर्टेंट ये है, कोल धका नृत्य जो है क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति करती है, कोल जनजाति। कहां पे करती है, सरगुजा के क्षेत्र में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें सवाल जवाब शैली पर गीत गाए जाते हैं और नृत्य किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, अगला है राउत नाचा। इंपॉर्टेंट है, कौन से पर्व के अवसर पर स्टार्ट होता है, मातर पर्व पढ़े तो उसमें राउत नाचा मेन होता है। तो राउत नाचा राउत समुदाय का नाच है। राउत का अगर पूछा जाए तो क्या आंसर भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है। राउत नाचा दिवाली पर किया जाने वाला परंपरागत नाच है। इस नृत्य में लोग विशेष भूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लकड़ी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव में प्रत्येक घर में मालिक को आशीर्वाद देते हैं। टिमकी, ढोलक, सिंह बाजा, इनमें खास वाद्य यंत्र होता है। नृत्य के पहले दोहे पढ़े जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं। दोहे श्रृंगार, प्रेम और हास्य तथा पौराणिक संदर्भों के लिए होता है। इंपॉर्टेंट चीज जो है जो नीचे का पॉइंट, बिलासपुर के देवकी नंदन सभागृह में 1978 से प्रतिवर्ष राउत नाचा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के काल में नहीं हुआ था, उसके बीच में गैप हुआ था। तो आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर में हाल ही में हुआ राउत नाचा कौन से नंबर का राउत नाचा था, यानी राउत नाचा जो महोत्सव मनाया गया था वो कौन से नंबर का था। कल ढूंढ के आना कि जो पिछले साल हुआ था वो कौन से नंबर का था, या जो इस साल हुआ मतलब 2023 में, अब 24, तो कल पढ़ के आना। अब ये गिन के वो नहीं करना, बीच में नहीं हुआ है तो उसको एक बार देख लेना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बनता है। बहुत आगे बढ़ गए। अगला है, गिना क्या चंदैनी नृत्य। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो चंदैनी नृत्य होता है, चंदैनी नृत्य जो होता है वो किसको समर्पित है, मतलब किसकी कथाओं पर आधारित है, तो लोरिक और चंदा की, ठीक है, इनकी प्रेम कथाओं पर चंदैनी नृत्य आधारित है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो लोरिक चंदा के नाम से ख्यात चंदैनी छत्तीसगढ़ में 2 शैलियों में पाए जाता है, एक लोक कथा के रूप में, दूसरा गीत नृत्य के रूप में। चंदैनी की आपकी जो है लोरिक चंदा की एक गाथा भी है जिसको हम लोक गाथा में पढ़ेंगे। पुरुष पात्र विशेष भूषा में नृत्य के साथ चंदैनी की कथा प्रस्तुत करते हैं। नित्य गीत रात रात भर चलता रहता है और बीच बीच में विदूषक चलती मसाल से करतब दिखाता है। विदूषक किसको बोलते हैं, जोक्कड़, तो उसमें फिर वो नाचा वाला जोक्कड़ चले गए, वही हाथ से परिहास करने के लिए वो होते हैं। चंदैनी नृत्य में टिमकी, ढोलक की संगत परंपरागत होती। लोरिक चंदा मूल रूप से प्रेम कथा पर आधारित है, याद रखना। तो आपसे पेपर में एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है कि चंदैनी नृत्य किसकी कथाओं पर आधारित है, तो लोरिक और चंदा की प्रेम कथाओं पर आधारित है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब आता है एबाल तोड़ नृत्य, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही अंगादेव, ठीक है। जो हम बोल रहे थे ना अंगादेव किसके बने होते हैं, तो लकड़ी के बने होते हैं, तो इन्हीं को जनजाति के लोग अंगादेव बोलते हैं, ठीक है। जो लकड़ी के बनाए जाते हैं यही अंगादेव है। क्या होता है, मड़ई के माध्यम से मुड़िया जनजाति के लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाए। मड़ई का आयोजन 3 से 4 दिन के लिए होता है और इस दौरान आदिवासी लोग अपने देव अंगादेव को कंधे पर उठाकर सवारी निकालते हैं और मड़ई का प्रमुख आकर्षण यही एबाल तोड़ नृत्य होता है। यानी अंगादेव को वो लेकर आते हैं मड़ई के अवसर पर, उस समय जो नृत्य किया जाता है उसी को एबाल तोड़ नृत्य बोलते हैं। पेपर में क्या पूछेगा, मड़ई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो एबाल तोड़ नृत्य। किसको समर्पित है, अंगादेव को समर्पित है। अंगादेव किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी को अंगादेव बोलते हैं, एक बार ध्यान रख लेना इसको। अब आता है परघौनी नृत्य। हाँ भाई अब तो बता ही दे, ठीक है कल बताना। हाँ मैडम, अब तो कौन बता रहा है परघौनी नृत्य, हाँ मैडम बताइए। हम्म हम्म पहन के नहीं, वो कंबल ओढ़ते हैं उसको, हाँ चलो। परघौनी बैगा आदिवासियों का भी एक विवाह नृत्य है, नॉर्मल भी जगह होता है परघौनी नृत्य होता है। परघौनी एक बैगा आदिवासियों का विवाह नृत्य, बारात की अगवानी के समय खटिया, सूप, कंबल आदि से हाथी बनाकर जो है वो नचा जाता है, इस कारण इसको हाथी नाच भी बोलते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला है
हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाए जाते हैं। हाथी पर समधी को बैठाकर नृत्य गीत गाते हुए नचाने का रिवाज है। हाथी के आगे दुल्हन होती है। परघौनी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा और टिमकी होता है। तो पेपर में आज तक परघौनी नृत्य से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। परघौनी नृत्य कब होता है? तो विवाह के अवसर पर होता है। या पूछा गया हाथी नाच, तो वो भी परघौनी नृत्य में होता है। अगला है तारा नृत्य। तारा नृत्य कब पढ़े थे हम? छेरता यानी छेरछेरा। छेरछेरा के अवसर पर छेरता नृत्य कौन करता है? पुरुष करते हैं। और उसी समय महिलाएं जो नृत्य करती है उसी को क्या बोलते हैं? तारा नृत्य। तो वही है, यहाँ नृत्य छेरता नृत्य पर्व के अवसर पर या छेरछेरा पर्व के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, या बस्तर की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मेन रूप से नृत्य है। इस समय महिलाएं अपने हाथों में मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर घर घर जाती हैं और इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गेड़ी नृत्य पढ़ चुके थे हम। क्या होता है गेड़ी नृत्य? हरेली के अवसर पर होता है। सावन महीने के अमावस्या को हरेली के दिन गेड़ी नृत्य किया जाता है। और बस्तर में डिंटोंग नृत्य होता है। और डिंटोंग नृत्य कब होता है? पोला के अवसर पर होता है। याद रखना किसको समर्पित है? भीमा देव को समर्पित है, और माई देवी और आना देव, ये 3 देवताओं को समर्पित है। तो याद रखना कि गेड़ी नृत्य कब होता है, तो यहीं पर लिख लेना अपने, जो भी आप नोट्स निकाले होंगे तो यहीं पर स्पष्ट लिख लेना। गेड़ी नृत्य जो है बस्तर में भी किया जाता है। बस्तर में जब इस नृत्य को किया जाता है तो इसको डिंटोंग नृत्य बोलते हैं। नॉर्मल क्षेत्र में इसको गेड़ी नृत्य बोलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गेड़ी नृत्य सावन महीने में होता है, जबकि बस्तर में यह नृत्य पोला यानी भाद्र महीने में होता है। अब हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि सावन आपकी हरेली के दिन या गेड़ी नृत्य जिस दिन हो रहा है, हरेली के दिन हो रहा है, तो उस दिन महिलाएं जो है चित्रकारी करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सवनाही बोलते हैं। वैसे ही बस्तर में जब आपका डिंटोंग नृत्य भी होता है तो उस समय भी महिलाएं चित्रांकन करती है अपनी दीवारों में, और चित्रांकन करते समय वो जो गीत गाती है उसको डोंके पाटा गीत गाया जाता है। ये चीज याद रखना कि जो महिलाएं जो है बस्तर में जब ये नृत्य होता है तो उस समय महिलाएं क्या करती है? अपने दीवारों में जो चित्रकारी करती हैं, उस समय चित्रकारी करते समय जो गीत गाती है उस गीत को डोमके पाटा गीत कहा जाता है। ये चीज याद रखना। अब यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण नृत्य देख लेते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे है पहला पंडुम नृत्य। कौन सी जनजाति करती? दोरला जनजाति। पर्व के अवसर पर यानी त्योहारों के अवसर पर होता है। कोरटा पाता नृत्य माड़िया जनजाति, नई फसल के आगमन पर रटने वाली चीजें। कोला पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति, फसल काटने के बाद पड़ोसी गांव में जाकर यह नृत्य किया जाता है। तुड़बुड़ी नृत्य मुड़िया जनजाति, केवल पुरुष करते हैं, मनोरंजन हेतु घोटुल में आयोजन किया जाता है। तो ये सब रटने वाली चीज है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछ लेते हैं कभी कभी, वो है चिरतांग नृत्य। एक बार पेपर में आया हुआ है चिरतांग नृत्य। तो याद रखना कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। पौष माह में इसका आयोजन होता है। इसके अलावा कुछ कुछ नृत्य और है, जैसे बाढ़ नृत्य है, ठीक है, आपका दमनच नृत्य है, कोरवा जनजाति करती है, ठीक है, जिसको हम सबसे खतरनाक नृत्य बोलते हैं, तो उसको यहीं पर नोट कर लो, दमनच नृत्य। कोरवा जनजाति विवाह के अवसर पर करते हैं। सबसे खतरनाक नृत्य माना जाता है। शादी में जो आएगा वही डर जाएगा देख के विवाह के अवसर पे। ठीक, तो इसके आगे अपन करेंगे कल, क्योंकि गीत आप पहले नृत्य बहुत सारा है उसको पढ़ लो। कल हमारा गीत हो जाएगा, और कोशिश करूंगा गीत के बाद मैं थोड़ा सा बीच में वो करूंगा, और प्रशासनिक प्रतिवेदन आपको पहले पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर में आजकल प्रशासनिक प्रतिवेदन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो प्रशासनिक प्रतिवेदन आपको पहले पढ़ाऊंगा, जो जनजाति विभाग का है, मतलब आदिम जाति विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है। कल छुट्टी मत मानना, कोई भी गोल मत होना, क्योंकि कल की क्लास में जो चीजें होंगी वहां से आजकल पेपर में गीत से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, नृत्य से कम क्वेश्चन आ रहा है। तो गीत वाली क्लास में कोई भी गोल नहीं मानना। गोपल्ला गीत कौन से मैडम, किससे संबंधित है गोपल्ला गीत? ज्योति मैडम, गोपल्ला गीत। हम्म 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 वो गोपाल वीर है, उनकी वीर गाथा को बताने के लिए, यानी कौन से काल से संबंधित है?